सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्कर्ष का समय था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचना हरिसेन द्वारा की गई है? किसकी रचना हरिसेन ने की है? ऑप्शन है गौतमी बालश्री का नासिक अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, विजय सेन की देवपाड़ा प्रशस्ति, या उपयुक्त में से या एक से अधिक। तो देखिए, रचनाएं जो हरिसेन द्वारा की गई थी वो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। याद रखिएगा, कहाँ के थे हरिसेन? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, हरिसेन द्वारा रचित 33 पंक्तियाँ हैं। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक है। तो याद रखिएगा, हरिसेन जो थे गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है वो लिखा था। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। गुप्त साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण कारण। ऑप्शन है हूणों का आक्रमण, बुद्ध की शिक्षाओं का शांतिवादी प्रभाव, उत्तराधिकार के लगातार युद्ध, या प्रमुख सरदारों द्वारा विद्रोह और स्वतंत्रता की घोषणा। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था? कि प्रमुख सरदारों द्वारा विद्रोह और स्वतंत्रता की घोषणा। तो ये फोर्थ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रमुख सरदारों द्वारा विद्रोह और स्वतंत्रता की घोषणा थी। प्रमुख सरदारों द्वारा विद्रोह और स्वतंत्रता की घोषणा गुप्त साम्राज्य के पतन में योगदान देने वाले कारकों में से एक थी, लेकिन वे सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय का उल्लेख मिलता है? स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय, यानी स्कंदगुप्त ने जो जाए हूणों को जो हराया था ना, उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन है जूनागढ़ शिलालेख, कहोम शिलालेख, भीतरी शिलालेख, या तुमैन शिलालेख। तो देखिए, इसमें जो भीतरी शिलालेख है वो राइट आंसर है। भीतरी शिलालेख में स्कंदगुप्त की हूणों पर जो विजय हुई थी उसका उल्लेख किया गया है। भीतरी शिलालेख। स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया। उसने अपने शत्रुओं से गुप्त साम्राज्य को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने भीतरी शिलालेख की रचना की, जो 19 पंक्तियों में से लिखा गया था, जो उनके और उनकी उपलब्धियों के बारे में स्कंदगुप्त के पूर्वजों का वर्णन करते हैं। भीतरी शिलालेख में स्कंदगुप्त और हूणों के बीच संघर्ष का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, हूण मध्य एशियाई जनजाति है। तो ये भी याद रखिएगा, हूण क्या है? मध्य एशियाई जनजाति, जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में उत्तर पश्चिम पर आक्रमण किया था। भीतकारी शिलालेख, भीतरी शिलालेख को भीतकारी शिलालेख भी कहा जाता है, और स्कंदगुप्त के पुष्यमित्र के साथ संघर्ष का जो है उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे शक्रादित्य भी कहा जाता है? याद रखिएगा, शक्रादित्य पूछा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या कुमारगुप्त प्रथम। तो किसे शक्रादित्य कहा जाता था? शक्रादित्य कहा जाता था कुमारगुप्त प्रथम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुमारगुप्त प्रथम। प्राचीन भारत में गुप्त राजवंश ने 3वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 543 ईस्वी तक शासन किया। श्री गुप्त द्वारा स्थापित राजवंश चंद्रगुप्त एक, समुद्रगुप्त आदि जैसे शासकों के साथ प्रसिद्धि में आया। गुप्तों के मूल राज्य में प्रयाग, जैसे यूपी में सत्ता के केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल थे। प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। याद रखिएगा, गुप्त काल को स्वर्ण युग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता था। कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असंख्य उपलब्धि के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार के निम्नलिखित नवरत्नों में से किसे मंत्रशास्त्र लिखा था? किसने मंत्रशास्त्र लिखा था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके दरबार में किसने लिखा था? वो भी 9 रत्नों में से पूछा है। ऑप्शन है कालिदास, घटकरापाड़ा, वेताल भट्ट, या अमर सिंह। मंत्रशास्त्र की रचना जो है वो वेताल भट्ट ने की थी। ऑप्शन तीसरा जो है वो राइट आंसर है, वेताल भट्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से विद्वान, और मतलब नवरत्न जो थे उनके सबसे विद्वान थे, जिनमें अलग अलग खूबियाँ थी, जो भारत में गुप्त वंश के शासक थे। मंत्रशास्त्र शासन कला, कूटनीति और सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ है। ठीक है, तो क्या है? मंत्रशास्त्र, कूटनीति, सैन्य रणनीति इस पर, और शासन कला इस पर क्या है? एक ग्रंथ लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक समुद्रगुप्त का पुत्र था? कौन था समुद्रगुप्त का पुत्र? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त प्रथम, या कुमारगुप्त प्रथम। तो समुद्रगुप्त का जो पुत्र था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन याद रखिएगा, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। वह समुद्रगुप्त का पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनका पुत्र जो था, देखिए
चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का पुत्र जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को भी कहा जाता है। ऑप्शन है भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी प्रथम वीर, महाराजा, महाराजा धीराज या शंकरादित्य। तो भारत के नेपोलियन को क्या मतलब क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है पृथ्वी प्रथम वीर। ठीक है, यानी पृथ्वी का प्रथम वीर पृथ्वी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का दूसरा शासक था। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के लिए पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि प्रयुक्त की गई है। यह प्रशस्ति वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा से लिया गया है? दिनार आपने सुना होगा, कई सारी अभी जो सीरियल्स भी आती पुराने जैसे सीरियल्स देखेंगे तो उसमें दिनार का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। जैसे मुसलमान या फिर कह सकते हैं हम हुमायूं के जैसे मुग़ल लोग हैं, तो मुग़ल लोगों की अगर आप मूवीज़ देखेंगे तो उनमें दिनारों की बात होती है। तो कहाँ से लिया गया है ये? ऑप्शन है संस्कृत, चीनी, लैटिन या यूनानी। तो जो गुप्त सोने के सिक्के दिनार के नाम से जाना जाता था उसे लैटिन भाषा से लिया गया है। गुप्त के सिक्के, गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्के को दिनार कहा गया है। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। अली बाबा 40 चोर में भी जो है आप इसको सुन सकते हैं। दिनार लैटिन शब्द डेरेनिश से लिया गया है। चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था और तांबे के सिक्के को मशक कहा जाता था। तो याद रखिएगा, दिनार सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के को रूपक और तांबे के सिक्के को मशक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए प्रथम नियम शामिल है। ये गुप्त वंश से अलग क्वेश्चन है, इसे आप उसमें मिक्स नहीं करिएगा। बौद्ध ग्रंथ का नाम जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। ऑप्शन त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक जो है सेकंड ऑप्शन जो वो राइट आंसर है हमारा। विनय पिटक में जो है भिक्षुओं के लिए नियम बताए गए हैं। बौद्ध ग्रंथ जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है विनय पिटक है। विनय पिटक बौद्ध वेद त्रिपिटक यानी 3 टोकरी के 3 खंडों में से सबसे पुराना और सबसे छोटा, और वह बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार मठवासी जीवन और भिक्षुओं और योगियों के दैनिक मामलों को नियंत्रित करता है। यानी उनको किस तरह से दैनिक दिनचर्या बितानी है वो सारे के सारे किसमें दिया है? विनय पिटक में दिया हुआ है। विनय पिटक त्रिपिटक में पहला और भिक्षुओं के योगिनी आचरण और मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा स्वयं तैयार किए गए उपशास्त्रीय कृत्यों और कर्तव्यों के सभी अनुशासनात्मक नियम शामिल है। इसमें 5 पुस्तकें शामिल है: पराजिक, परिचित, महावग्ग, चुल्लवग्ग और परिवार। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस गुप्त वंश से रिलेटेड, और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ आती, दूसरी बार भी आप देख के उनको जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।